नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम छंद और लय, ये भी एक प्रयोगवाद की एक प्रवृत्ति है, इसके बारे में जानेंगे। तो नए कवियों का प्रयोजन छंद शास्त्र का निर्माण नहीं बल्कि रचनागत कविताओं में छंद प्रयोगों का पक्ष सामने लाना था। उनका कोई छंद निर्माण करना ऐसा कोई प्रयोजन नहीं था, लेकिन छंद के और दूसरे भी रूप हो सकते हैं, यानी कविता लिखने के और भी माध्यम हो सकते हैं। इस बात को सामने लाना था, ना कि ये बताना कि छंद जो है वो और अधिक होने चाहिए, ये बताना नहीं था। बल्कि छंद कविताओं के और जो हमने स्थायी रूप अब तक देखते चले आ रहे हैं उससे भिन्न भी रूप हो सकते हैं, ये बताना एक उस समय के कवियों का एक जो है दृष्टिकोण था। इन सभी की दृष्टि मुक्तिकामी कविताओं में छंद के रूपवत प्रयोग की रही है। छंद की रूढ़ प्रणालियों में इनका विश्वास नहीं था, और इनकी ये थी कि क्योंकि ये मुक्तक लिखते थे, मुक्तकामी यानी मुक्तक लिखते थे, इसलिए इनकी जो लेखन शैली थी वो भी रूढ़ प्रणालियों से जुड़ी हुई नहीं थी कि जो रूढ़ी जो पहले जो प्रबंध काव्य में जैसे पहले ईश्वर वंदना होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर वो होना चाहिए, उस तरह के सिद्धांत पर नहीं चल रही थी, बल्कि इनके अपने विचार अपनी परिस्थितियों और अपनी चीज़ों से ही उत्पन्न हुआ करते थे। यानी जो जो एक बार मोदी जी ने ये बोला था कि कविता तो बहुत सहज ढंग से लिखी जा सकती है। और वो क्यों बोला था उन्होंने, क्योंकि आज की कविताएं जो कवि लिखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक भावना विशेष आती है किसी भी कारण से, चाहे द्वेष से, चाहे वीरता से, चाहे घृणा से, चाहे प्रेम से, चाहे वो प्रकृति से और बहुत सारी सी भावनाओं से जिससे भी जुड़ी हुई आती है, वो भावना विशेष के कारण से व्यक्ति लिखता है। और इसी पर मैंने एक जो बहुत पहले एक लाइन 2 लाइन लिखी थी कि मैं क्या लिखती, कलम मेरे गीतों को खुद लिख देती है। वो बात जो लिखी थी वो इसी बात से प्रेरित थी कि बातें मैं लिखना बाद में चाहती हूँ, मेरी कलम से वो चीज़ें इसलिए निकल जाती हैं कि वो पहले से ही कहीं ना कहीं अंतर ने वो बातें सुन रखी हैं जिनको वो व्यक्त करना चाहता है, इसलिए वो लेखनी में उतर जाती हैं। तो ठीक वही बात वो कहते हैं कि जो मुक्तक हैं वो उसमें वो जो पुराने सिद्धांत बताए गए थे उनको नहीं लाना चाहते थे। निराला के मुक्त छंद का ये सभी समर्थन करते हैं और उसी राह में आगे बढ़ाते हैं। आगे के अनुसार विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास ने कविता को वाचिक परंपरा से भी मुक्ति दे दी, और विज्ञान की इस नवीन टेक्नोलॉजी की परंपरा ने पहले कविता सिर्फ लोग कवि राज दरबार में सुनाया करते थे, यह कविता सिर्फ सुनाने का ही वक्त बोलने का ही विषय हुआ करती थी। कोई विशेष अवसर पर, कोई विशेष बात पर, शादी विवाह में कविताएं पढ़ने का एक जो है वो एक जो है एक रस्म जैसी होती थी। यहाँ तक कि विवाह के समय में भी वो जब विवाह पर दूल्हा आता था तो उससे छंद पढ़वाए जाते थे। तो ये एक परंपरा जैसी थी कि कुछ ना कुछ काव्य में व्यक्ति को पढ़ना। यहाँ तक कि पहली जो लड़कियाँ थीं उनको जब विवाह पर देखने आते थे तो सिर्फ यही देखते थे कि इसको लड़की को कुछ गाने के लिए 4 चौपाई सुना दें, ताकि उससे पता लग सके कैसे तो बोलती है और क्या कुछ गा सकती है और कैसी इसकी आवाज़ है। इस सबका एक साथ ही पता लग जाएगा कितना ज्ञान रखती है, यानी पूरी सारी चीज़ों का 4 चौपाई में पता लग जाएगा। तो पहले उस तरीके का था, लेकिन विज्ञान ने क्या करा, विज्ञान ने पुस्तकों को ला करके और गद्यात्मक काव्य रच करके ये सिद्ध कर दिया कि कविता में केवल काव्य छंद की ज़रूरत नहीं है, गद्यात्मक काव्य भी लिखा जा सकता है। और कैसे लिखा जा सकता है, इसलिए लिखा जा सकता है कि कविता में लय का होना ज़रूरी है, और लय गद्य और पद्य दोनों में मिलती है। तो इसी बात को आगे उन्होंने कहा, नतीजा ये हो कि कविता सुनने से ज़्यादा पढ़ने की चीज़ हो गई। अब कविता ने इंद्रिय ही बदल डाली, यानी पहले कविता सुनने का, कान का विषय होती थी, सुनने का विषय होती थी, आनंद का विषय होती थी। अब कविता देखने का विषय हो गई।
अब कविता को व्यक्ति जो है वो महसूस कर पाता है, और कविता जो है वो पढ़ पाता है। यानी अब वो पढ़ने की उसमें मुख का भी संबंध जुड़ गया और आँखों का भी संबंध जुड़ गया, और बाकी जितनी भी इंद्रियां थी वो सब भी उसके अंदर जुड़ जाती हैं। यही जुड़ने के कारण ये होता है कि आप कभी कभी जब किसी की पुस्तक को पढ़ रहे होते हैं और पढ़ते पढ़ते आपने खुद भी महसूस किया होगा और दूसरे लोगों को भी देखा होगा कि बहुत से लोग पढ़ते पढ़ते अच्छी कहानियाँ, अच्छी कविताएँ, विशेषकर जो पहले आपने देखा होगा कि पहले ज़्यादातर महिलाएं क्या पढ़ती थी, रामचरितमानस, वो पढ़ते पढ़ते रो पड़ती थी। और कुछ लोग जो कृष्ण के ऊपर जितने भी, चाहे भागवत लिखी हो या भागवत से संबंधित कोई कृष्ण काव्य लिखा हो या कृष्ण संबंधित कोई चर्चा लिखी हो, जब वो प्रसंग चल रहे होते हैं जहाँ कृष्ण के बहुत सारी लीलाओं का वर्णन होता है, कृष्ण के ऊपर कष्ट का पता लगता है, कृष्ण के बिछोह की लीला आती है, गोपियों के प्रेम की लीला आती है, उद्धव प्रसंग की लीला आती है, दोस्ती की लीला आती है, जहाँ जब जब ऐसे प्रसंग आते हैं उनको पढ़ते में आप पढ़ते पढ़ते रोना शुरू कर देते हैं। मतलब पढ़ने में आपके आंखों से भी आंसू गिर रहे हैं, पढ़ने में आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं। सारी चीज़ों के साथ आपकी बुद्धि भी चल रही है, यानी सारे काम हो रहे हैं। पहले सिर्फ कानों के द्वारा श्रवण करते थे और आनंद लेते थे, अब आनंद तो ले ही रहे हैं, लेकिन इन आनंद के साथ साथ और बाकी जो शारीरिक इंद्रियां हैं वो भी सब इस काव्य में जुड़ चुकी थी। अब कविता ने इंद्री बदल डाली। पहले वह कान के भीतर जाती थी, अब आँख से। ज़्यादातर नए कवियों ने परंपरागत छंदों में नए प्रयोगों से नया संस्कार किया। परंपरागत छंदों का ज्ञान ज़्यादातर नए कवियों को है। कोई कवित्व, सवैया, दोहा, रोला तोड़कर नए छंद बनाता है, कोई उर्दू अंग्रेजी के प्रचलित छंद तोड़कर। गजानन माधव, मुक्तिबोध जैसे विद्रोही कवि भी परंपरित छंद लय की सुरक्षा का ध्यान रखता है। लय को नई कविता नहीं छोड़ती है, चाहे वे कितनी भी गद्यात्मक क्यों ना हो। लय से प्रोज पोएम में भी मुक्त होने का अर्थ है कवि का कविता से हाथ धो बैठना। यदि लय छोड़ देंगे तो फिर कविता नहीं बचेगी। मुक्तिबोध ने कहा, इसका अर्थ ये नहीं है कि इस काव्य प्रवृत्ति में छंदों का निषेध है। ऐसा नहीं है कि छंद का निषेध नहीं है, लेकिन छंदबद्ध ही रचना हो सकती है। सवैया कहने पर ही कोई बात कही जा सकती है। दो वो उसका कारण था एक विशेष, ये था कि भाई पहली बात, बड़ी बात को बोल करके समझाया नहीं जा सकता। दूसरी बात, कम शब्दों में अपनी बात को व्यक्त नहीं किया जा सकता। सारे व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं तो आखिर बात व्यक्त कैसे की जाए, इसलिए छंद के माध्यम से व्यक्त करने की परंपरा थी। इसलिए 2 लाइन 4 लाइन में कविताएं रच करके उसको पूर्ण करने की कोशिश की जाती थी। हाँ, नए कवियों ने तुकांत तत्व का छंद में विरोध किया, यानी सारी कविताएं तुकांत तो ये जरूरी नहीं है, अतुकांत रचनाएं भी उतना ही महत्व है। जैसे गद्य पद्य गद्यात्मक रचना भी, गद्य काव्य भी महत्वपूर्ण होता है, काव्य के साथ गद्य काव्य भी महत्वपूर्ण होता है। उसी तरीके से तुकांत के साथ तुकांत रचनाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं और अपने विषय को उसी तरीके से प्रेषित करती हैं जिस तरीके से तुकांत रचना अपने भावों को प्रेषित करती है। तो आज मैं अपने विषय यहीं समाप्त करती हूँ। कल हम इससे आगे छंद और लय पर बात करेंगे। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।